हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं बच्चे? एक बार फटाफट से कमेंट करिए तो कि आप सभी ठीक है। क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आगे का क्लास शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स, है ना, किरण प्रकाश की, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे सब्जेक्टिव की बात करें, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हो जाता है महत्वपूर्ण। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है, रे ऑप्टिक्स, इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने करा दिया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। वहां पे सबसे पहले आप लोग क्या करिए, पार्ट 1 को अच्छी तरह से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से उसको देख लीजिए। उसके बाद से क्या करिएगा, ये पार्ट 2 देखिएगा तो और आसान लगेगा आपको हर चीज समझने में, ठीक है। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि पार्ट 1 अगर आपने नहीं किया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाबू, आपको पता है कि हम लोग किरण प्रकाश को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाबू क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाइए। और बाबू यहाँ पे क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को पहले ही, ठीक है। लाइक कर दीजिए, अपना अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि आज का क्लास बाबू शुरू किया जाए। और जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और क्या करिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और हम पीडीएफ पे ऑफर देने वाले हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। पीडीएफ पे कुछ ऑफर भी आपको मिलने वाला है, जो हम आपको ग्रुप में बता सकते हैं, चाहे कल या शाम तक हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमने पार्ट 1 में आखिर पढ़ा क्या। तो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा कि प्रकाश की आखिर होता क्या है, ऑप्टिक्स क्या होता है। तो बाबू, उसमें हमने क्या बताया कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में, कि प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या, प्रकाश की। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्रकाश की किसे कहा जाएगा, तो जिसमें यहाँ पे भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स कहेंगे। अब बाबू, हमने आपको फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है पार्ट 1, उसमें बताया हुआ है कि जो ऑप्टिक्स है दो प्रकार का होता है, मतलब दो भागों में बटा हुआ है। जिसमें पहला भाग है रे ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स, जिसमें यहाँ पे न्यूटन के कणिक सिद्धांतों के अनुसार बताया गया है क्या, कि जो प्रकाश होता है क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है ना। और वेव ऑप्टिक्स हाइगेंस के द्वारा बताया गया है कि जो प्रकाश होता है क्या होता है, तरंगों के रूप में गति करता है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और तरंग प्रकाश की में हम लोग को क्या पढ़ना है, व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है, ध्रुवण पढ़ना है ना, यही सब सारी चीजें पढ़ना है। जबकि हम लोग को किरण प्रकाश की में क्या पढ़ना है, तो किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स में हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यही सब सारी चीजें को पढ़ना है ना। प्रिज्म, और यहाँ पे याद रखना है कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, यही सब सारी चीजों को हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें हमने करा रखी है। फिर हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है। तो हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबक तरंग होता है, जिसको संचरण होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर हमने बताया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो जाती है ना। जैसे हमने बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ पर सेकेंड हो जाता है। फिर अगर बात करें हवा में, तो हवा में भी उतना ही रहता है। फिर बात करें हम कहाँ पे, तो जल में कितना होता है, 2.5 × 10⁸ होता है। फिर सबसे कम अगर बात करें तो कांच में होता है ना। ये सब सारी चीजें हमने आपको बताया। फिर हमने प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाया, अपवर्तन पढ़ाया। और उसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, क्रांति कोण आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्रांति कोण क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे उस दिन थोड़ा सा बताए थे डिटेल में, और आज हम लोग क्रांति कोण से क्या करेंगे बच्चे, शुरू करेंगे। क्रांति कोण क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। क्रांति कोण किसे कहते हैं, कोई बच्चा हमको बताइए। तो क्रांति कोण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, सबसे पहले इसके लिए शर्त है कि क्रांति कोण के लिए प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए।
क्रांति कोण के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जो कि हमने सघन माध्यम पढ़ाया हुआ है कि सघन माध्यम वे माध्यम होती है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, जैसे कांच में प्रकाश का चाल कम होता है, जल में प्रकाश का चाल कम होता है, यानी सघन माध्यम वे माध्यम होती है जिसमें प्रकाश की चाल एकदम कम होता है, उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। वहीं अगर बात करें विरल माध्यम क्या है, तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है, जैसे वायु में प्रकाश की चाल तेज होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल तेज होगी। यानी क्रांति कोण के लिए एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन पढ़िएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया हुआ है ना। पिछला पार्ट जो है उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है ना। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यानी अगर संक्षेप में इसको याद करिएगा तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। और क्रांति कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आईसी से सूचित करते हैं। यानी बाबू संक्षेप में याद करना है तो याद रखिएगा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्रांति कोण। अगर फुल डिटेल में लिखना हो तो आप लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो किरणें होती है अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है ना। फिर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। फिर आपतन कोण का मतलब आपतन कोण के लिए वह मान जब परिवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, उसी को हम लोग पूर्ण मतलब सॉरी उसको क्रांति कोण कहेंगे। जैसे हमने आपको बताया बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे ये कोई क्या है, पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कोई क्या है, पारदर्शी माध्यम है। क्या है बाबू, ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं क्या है, ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ये कोई क्या है, पारदर्शी माध्यम है, यहाँ पे हमने ले लिया इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हमने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो माध्यम है हमारा, ये हमारा माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब कहा, जहां पे प्रकाश की चाल, ये क्या है बाबू, सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। और ऊपर वाला जो माध्यम है ये क्या है, हमारा विरल माध्यम है। क्या है बाबू, विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। हमने विरल माध्यम लिख दिया, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले आपको ये तो पता होगा ना कि हमने क्या बताया कि ये हमारा विरल माध्यम है, ऊपर वाला हमारा सघन माध्यम है। तो क्रांति कोण के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन माध्यम से क्या होना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ये अगर मान लीजिए कि सघन माध्यम है और इस सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है बाबू, यहाँ पे इस सघन माध्यम से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में जा रही है। इस सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जिस बिंदु पे ये पड़ता है, जिस बिंदु पे ये आपतित होता है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। और आपतन बिंदु पे ही क्या होता है, अभिलंब खींचा जाता है ना। आपतन बिंदु पे ही क्या होता है, अभिलंब खींचा जाता है, जो कि आपको पता है। आपतन बिंदु पे ही क्या होता है, अभिलंब खींचा जाता है। तो हमने आपको ये पढ़ाया हुआ था बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इस सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यानी क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरणें होंगी इधर जाएंगी, ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, इधर जाती है। ये प्रकाश की किरणें किधर जाती है, इधर जाती है। अभिलंब से क्या होगी बाबू, यहाँ पे दूर हटेगी। अभिलंब से क्या करेगी, दूर हटेगी। जबकि इस प्रकाश की किरणों को किधर जाना चाहिए, तो आप कहेगा कि ये सीधे जा रहा है तो इस प्रकाश की किरणों को इधर जाना चाहिए। लेकिन ये जो अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा आपतित किरण है आई, और ये हमारा क्या है बाबू, परिवर्तित किरण है। ये हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे आर लिख देते हैं, परिवर्तित किरण है ना। यानी बाबू ये हमारा होता है आपतित किरण, और जो बाबू होता है ये हमारा परिवर्तित किरण होता है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। इसको हम लिख देते हैं क्या, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है ना, अभिलंब है, ठीक है। यानी आपको अगर हम बताएं
कि हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो इस किरण को सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभिलंब से ये दूर हट रही है। फिर हम क्या करते हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, इस आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो बाबू क्या होगा, जैसे ही हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो ये किरणें क्या हो गई, ये जो किरणें हैं और क्या हो गई बाबू, यहां पे ध्यान रखना, ये जो किरणें हैं और ज्यादा अभिलंब से दूर हो गई। मान लीजिए कि इतना दूर हो गया, अभिलंब से क्या हो गया, इतना दूर हो गया। क्योंकि जैसे ही हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने क्या किया और आपतन कोण का मान बढ़ाया, है ना। फिर हमने क्या किया और आपतन कोण का मान बढ़ाया। तो ये जो किरणें हैं, ध्यान में रखिएगा, आपतन कोण का मान जैसे ही हमने बढ़ाया तो ये किरणें क्या करेगी, और अभिलंब से दूर हटेगी और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना लेगी और ये नीचे ही जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हमारा आपतन कोण का वह मान होगा जिसके लिए क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, यहां पर देखिए अभिलंब से क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बना लेगा। तो इस कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे इस कोण को। तो इसी को कहा जाता है क्या, क्रांतिक कोण। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्रांतिक कोण आखिर किसे कहते हैं। तो बाबू क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आपको पूरा का पूरा फुल डिटेल में हमने बताया कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस अभिलंब से दूर हटती है। फिर हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान और बढ़ाया, तो जैसे ही बढ़ाया तो ये किरणें क्या हो गई, और अभिलंब से दूर हो गई। और एक स्थिति ऐसा आया कि जब हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो ये किरणें क्या हो गई, इसके अभिलंब के क्या हो गई, 90 डिग्री के कोण पे यहाँ पे क्या करी, बना ले। यानी अभिलंब से क्या हुआ, 90 डिग्री के कोण पे ये गुजर गई। तो यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री बना ले अभिलंब से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए शर्त क्या है, तो शर्त यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा कि जो शर्त है, शर्त क्या है, तो शर्त बाबू हमने आपको बताया कि शर्त जो है क्या है कि प्रकाश की किरणें, यहां पे लिख दीजिएगा शर्त क्या है, तो शर्त है प्रकाश किरणें, प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें सघन से, याद रखना है कि सघन से, सघन माध्यम से, है ना, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या, विरल माध्यम में जाना चाहिए। विरल माध्यम में क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या बाबू, ये शर्त है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, शर्त है ना, ये शर्त है कि प्रकाश की किरणें क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तब ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। अगर विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब के और नजदीक होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। तो ये शर्त है और यही क्या है, क्रांति कोण है, जो कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चे, एक बार बता दीजिए, आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद से बाबू हम लोग गोलीय दर्पण, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो जो पहले महत्वपूर्ण मतलब इसके बारे में है सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, तो बाबू यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी तरह से उसी माध्यम में लौट आना। जैसे देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, हम आपको समझा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। फिर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। और आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परिवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे। फिर हम क्रांति कोण से भी ज्यादा आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो वो किरणें क्या होंगी, उसी माध्यम में लौट आएंगी और इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे जैसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ये हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, ये हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, है ना। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा है सघन माध्यम, नीचे वाला माध्यम हमने क्या माना, सघन माना, है ना। ऊपर वाला क्या माना हमने, विरल माना, ये हमने क्या माना, विरल माध्यम माना। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे शर्त क्या है, हमने आपको अभी जस्ट बताया कि शर्त यही है कि प्रकाश की किरणें क्या होनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये हमारा क्या है, सघन माध्यम,
है ना, इससे क्या होना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें पड़ती है उस पे क्या खींचा जाता है, तो इसको बाबू बोला जाता है यहाँ पे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे ही क्या होता है, अभिलंब खींचा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। आपतन बिंदु पे ही क्या होता है, अभिलंब को खींचा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। ये आपतन बिंदु पे क्या होगा, अभिलंब खींचा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लियर रखिएगा। अब बाबू यहाँ पे आप एक बात बताइए हमको कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बाबू क्या होती है, ये जो अभिलंब है इससे क्या होती है, दूर हटती है। हमने क्या किया, दूर हटा दिया। ये अभिलंब से क्या किया हमने, दूर हटा दिया। अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है, तो हमने क्या किया, अभिलंब से दूर हटा दिया। ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हटा दिया। क्योंकि बाबू आपको पता है कि इस प्रकाश की किरणों को जाना किधर चाहिए था, तो इस प्रकाश की किरण सीधे इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, आप बोलते हैं जी गुरुजी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। फिर हमने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ाया। तो जैसे ही हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो बाबू यहाँ पे क्या हुआ, किरणें और ज्यादा क्या हो गई, किरणें जो है और ज्यादा क्या हो गई बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि अभिलंब से दूर हटी, तो ये क्या हुआ, अभिलंब से और ज्यादा दूर हट गई। हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया, जैसे ही हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया क्या हुआ, अपवर्तन कोण और ज्यादा हो गया। फिर एक कंडीशन इस प्रकार से आया, फिर एक कंडीशन इस प्रकार से आया, फिर ये कंडीशन ये आया कि हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, तो ये क्या हुआ, आपतन कोण के लिए वह मान जो क्या हुआ, अपवर्तन कोण क्या बना दिया, तो 90 डिग्री बना दिया। क्या बना दिया बाबू, ये 90 डिग्री बना दिया, ये है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग क्या, ये क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रांति कोण कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। ये सब हमारा क्या है, आपतित किरण है ना। यानी ध्यान में रखना है, आपतन कोण का मान, यानी याद रखना है, जैसे हमने सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरणों को प्रवेश कराया तो ये अभिलंब से दूर हटी। फिर हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण भी क्या हुआ, और ज्यादा क्या हुआ, अभिलंब से दूर हुई। फिर हमने और बढ़ाया तो ये किरणें क्या हो गई, एकदम यहाँ पे 90 डिग्री हो गए। क्योंकि जैसे जैसे इधर से बढ़ाएंगे क्या होगा, ये इधर बढ़ेगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि एक बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इसके समतल जाएगा, यानी 90 डिग्री बना लेगा। फिर हम क्या करेंगे कि क्रांति कोण से भी ज्यादा क्या करेंगे, यहां पे ध्यान में रखना है कि क्रांति कोण से भी ज्यादा क्या करेंगे बाबू, यहां पे आपतन कोण का मान करेंगे। तो अब ये जो किरणें है ना, है ना, अब ये जो किरणें हैं ध्यान में रखना है, पुनः उसी माध्यम में लौट आएगा। ये जो किरणें हैं क्या करेगा बाबू, यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो किरणें हैं क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी, है ना। अब तो बाबू यहां तक आ गया है, तो अब क्या आएगा, नीचे ही ना आएगा, तो पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, लौट आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, है ना। क्योंकि किरणें गई और फिर क्या हो गई, इसी माध्यम में लौट आई, सघन में गई और सघन में ही लौट आई, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। यहां पे आप लोग समझ में आया होगा, समझ में आया। हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर होती है। फिर हमने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ा। फिर आपतन कोण के लिए वह मान हो गया जब यहाँ पे क्या हो गई, किरणें एकदम 90 डिग्री का कोण बना ली, इसे क्या कहेंगे, क्रांति कोण। फिर क्रांति कोण से भी अगर हम आपतन कोण का मान ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये किरणें अब तो इसी माध्यम में आएंगी ना, अब तो ये किरणें इसी माध्यम में आ जाएंगी। यानी ये सघन में गया और सघन में ही क्या हो गया, किरणें यहाँ पे आपतित हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी जिस माध्यम में गया और उसी माध्यम में आ गया, और उसी को कहा जाता है क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, है ना। इसको क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। ये आपतित किरण है, यहां पे ध्यान रखना है, ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण है ना। ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। ये क्या है, परावर्तित किरण है। यानी जो किरणें कहाँ गई, जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में लौट आई, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, जो कि आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो सघन माध्यम में उस कोण या उस किरण को आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पर वह किरण क्या होता है, परिवर्तित होकर उसी माध्यम में ही लौट आता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बाबू इसके लिए शर्त क्या है कि प्रकाश कभी भी सघन से क्या होना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी प्रकाश क्या होगा, किरणें अभिलंब से दूर हटेगी। अगर आप विरल से सघन में ले जाइएगा ना, विरल से सघन में ले जाइएगा तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ होगी,
है ना, तो क्या होगा, ये सब घटनाएं नहीं होगी। अब देखिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ये जो क्रांति कोण है, क्रांति कोण के लिए तो 90 डिग्री बना लिया, लेकिन क्रांति कोण से भी ज्यादा हमने किया तब तो ये किरणें क्या हो गई, परिवर्तित हुई उसी माध्यम में। तो बाबू यहां पे दूसरा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब बाबू एक मुख्य टॉपिक आता है आपका, है ना, ये क्रांति कोण का है, ये क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण का है, इंग्लिश मीडियम वाला। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण जो कि एग्जाम में आता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या क्या उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण अगर आपसे पूछे तो जल में रखी कांच, है ना, जल में रखी कांच की यहाँ पे प्रखनली का चमकना, है ना, यानी जल में रखी कांच की प्रखनली का चमकना, ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कांच में पड़ी दरारों का चमकीला दिखाई देना, कांच में जो पड़ता है, मान लीजिए कि फूट जाता है, अगर आपके पास शीशे का ग्लास है, वो कहीं से अगर चनक जाता है ना, दिखिएगा उसमें चमक पाया जाता है, वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना उदाहरण होता है। रेगिस्तान व ठंडे देशों में मिर्चिका, है ना, याद रखना है, मृग मिर्चिका, ये किसका कारण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कारण है। मृग मिर्चिका जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते पे गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि रास्ते पे अगर आप लोग देखते होंगे ना, पीस पे लगता होगा कि आगे पानी लगा हुआ है, लेकिन वो क्या होता है, आंखों का भ्रम होता है। वो किसके कारण से होता है बाबू, याद रख लेना है, मृगमरीचिका का, मतलब याद रखना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वो घटना क्या होती है, मृगमरीचिका होती है। देखिए जल में बनने वाले हवा का जो बुलबुला होता है वो चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। तो ये क्या है, इसके उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच संबंध जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में थोड़ा सा डेरिवेशन है और ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है बाबू, बोला साफ गया है कि क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करिए। तो बाबू सिंपल सी बात है, क्रांति कोण आपने पढ़ा ना, क्रांति कोण क्या होता है, तो सिंपल सी बात आपने पढ़ा कि क्रांति कोण क्या होता है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए क्या हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। तो डायरेक्ट हम बना देते हैं कि आपतन कोण का ये वह मान है, आपतन कोण का क्या है, ये वह मान है, ये मान लेते हैं आपतन कोण का वह मान है, ये आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए क्या हो, अब जिस बिंदु पे पड़ता है उस पे तो अभिलंब बाबू खींचना ही पड़ेगा। ये जिस बिंदु पे पड़ रहा है इस बिंदु पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया, इस पे हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आखिर होता क्या है, तो हमने आपको ये बताया हुआ है, हमने आपको क्या बताया हुआ है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री, यानी ये जो किरणें हैं ये इसके एकदम सामने चलते रहे, मतलब इस प्रकार से चले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसी को कहते हैं पूर्ण मतलब याद रखना है कि यहाँ पे इसी को कहा जाता है क्रांति कोण, और इसको क्या नाम दिया जाता है, आईसी नाम दिया जाता है। यहाँ पे जो कोण बनता है क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है ना, और ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है, ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। इसके बीच भी बाबू यहाँ पे यह क्या होता है, कोण बनता है, और ये जो कोण बनता है यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके बीच जो कोण बन रहा है आईसी बन रहा है, और इसके बीच थीटा कोण बन रहा है। और बाबू यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मान लेते हैं कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, और ये जो माध्यम 2 है वो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि माध्यम 2 जो है सघन माध्यम है, क्योंकि सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में जाता है, आपको पता है ना, ये क्या है, सघन माध्यम है। और ऊपर वाला क्या है, हम मान लेते हैं क्या है, विरल माध्यम है, क्योंकि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ये तो आपको पता है ना, तभी क्या होगा बाबू, यहाँ पे क्रांति कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। हमने विरल माध्यम को क्या माना, तो ध्यान में रखिएगा, हमने विरल माध्यम को मान लिया μ1, है ना, और हमने क्या माना, सघन माध्यम को μ2 मान लिया। तो सिंपल सा अगर आपको इसका क्या करना होगा, अगर आपको इसमें के बीच संबंध स्थापित करना होगा तो बाबू आप क्या लिखिएगा, मानिएगा कि माध्यम माना माध्यम 1 और 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, μ1 और μ2 है। तो साफ साफ लिखिएगा माना, माना है ना, साफ साफ लिखिएगा कि माना, माना माध्यम, माना माध्यम 1 और 2, है ना, माध्यम 1 और 2, 1 और 2 का
निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, यहां पे याद रखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना। माध्यम 1 और 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है बाबू, यहां पे ध्यान में रखना है, क्या है, μ1 और क्या है, μ2 है। लिखिएगा μ1 और क्या है, तो μ1 और क्या है बाबू, यहां पे लिख दीजिएगा μ2 है। फिर लिखिएगा यहां पे कि μ1 की अपेक्षा μ2 जो है सघन माध्यम है, μ1 की अपेक्षा μ2 जो है क्या है, सघन माध्यम है। तो यहां पे लिखिएगा क्या, μ1 की अपेक्षा, μ1 की अपेक्षा, μ1 की अपेक्षा μ2 जो है क्या है, सघन है, μ2 क्या है, सघन माध्यम है ना। यहां पे साफ साफ इतना लिखिएगा, सुनिएगा, सबसे पहले आप लोग आराम से सुनिएगा कि माना माध्यम 1 और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, μ1 और μ2 है, और माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 क्या है बाबू, सघन माध्यम है, क्योंकि माध्यम 2 क्या है, सघन माध्यम है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आप लोग लिखिएगा क्या, कि आपतन कोण के लिए क्या लिखिएगा बाबू, यहां पे ठीक है, इतना हो गया ना, हो गया इतना, चलिए बहुत बढ़िया। आपतन कोण के लिए क्रांति कोण क्या होगा, इस आपतन कोण के लिए क्रांति कोण क्या होगा, आईसी होगा, और अपवर्तन कोण के लिए क्रांति कोण क्या होगा, परिवर्तन कोण के लिए 90 डिग्री होगा। लिखिएगा कि आपतन कोण के लिए, है ना, साफ साफ लिखिएगा, है ना, आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए, है ना, आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए, है ना, यहाँ पे क्रांति कोण कितना डिग्री होगा, तो क्रांति कोण आईसी है ना, क्रांति कोण क्या है, आईसी है। आपतन कोण के लिए क्रांति कोण क्या है, ये आईसी है। तो आपतन कोण के लिए क्रांति कोण क्या है, आईसी है। तथा परावर्तन कोण के लिए, तथा परावर्तन कोण के लिए, परावर्तन कोण के लिए, परावर्तन कोण के लिए, परावर्तन कोण के लिए, परावर्तन कोण के लिए क्रांति कोण का मान कितना है, तो बोलिएगा कि परिवर्तन कोण के लिए क्रांति कोण का मान क्या है, 90 डिग्री है। क्रांति कोण का मान कितना है, तो क्रांति कोण का मान है 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखिएगा आप लोग क्या, स्नेल के नियम से, है ना, फिर क्या लिखिएगा, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आपने क्या पढ़ा है, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो यहां पे होता है साइन आई, आपतन कोण की जाया बटे अपवर्तन कोण की जाया साइन आर। ठीक है, अब बाबू दो गो अपवर्तनांक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू1 अपवर्तनांक अब बटे क्या होगा, म्यू2 इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा साइन आई, अब बटे क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। अब बाबू यहां पे अगर हम लिखना चाहें, तो यहां पे हमने पीछे क्या लिखा था, म्यू1 बटे में क्या लिखा था, म्यू2 लिखा था, इक्वल टू हमने क्या लिखा था, साइन आई, है ना, साइन आई बटे हमने क्या लिखा था, साइन आर लिखा था, है ना, साइन आर लिखा था। अब अगर हम तिरछा तिरछी गुणा करें बाबू, अगर हम तिरछा तिरछी गुणा करें, तो तिरछा तिरछी जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाला गुणा करेंगे तो क्या होगा, म्यू1 इंटू क्या होगा, साइन आर, क्योंकि जब हम इसमें तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा, म्यू1 इंटू साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, इक्वल टू क्या होगा, इधर हो जाएगा म्यू2, है ना, इंटू यहाँ पे क्या होगा, साइन आई हो जाएगा, क्या होगा, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे एक बात देखिए, ये म्यू2 है तो म्यू2, अब ये साइन है तो साइन हमने लिख दिया, आर क्या मतलब क्या, क्रांति कोण का मान बाबू परिवर्तन के लिए कितना डिग्री है, तो क्रांति कोण का मान अपवर्तन के लिए कितना डिग्री है, परिवर्तन के लिए, तो आप कहिएगा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कि साइन यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। बराबर है तो बराबर, इधर म्यू2 है तो म्यू2, साइन आई क्या है, क्रांति कोण है, और क्रांति कोण क्या है, आईसी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन यहाँ पे आईसी, है ना, आईसी लिख देंगे। अब बाबू यहाँ पे एक बात बताइए, म्यू2 इंटू साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब यहाँ पे म्यू2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन आईसी हो जाएगा, तो हमने साइन आईसी लिख दिया। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि ये यहाँ पे म्यू1 है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, म्यू1 होगा ना यहाँ पे, तो म्यूटी म्यूटी हम लिख दिए हैं, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या होगा, म्यू1 होगा।
यहाँ पे म्यू ऑन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया है, सॉरी लिखने में, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा तो क्या होगा, म्यू वन इंटू क्या होगा, साइन आर होगा, तो हमने क्या किया, साइन आर लिख दिया, इक्वल टू इधर क्या होगा, म्यू टू इंटू यहाँ पे क्या होगा, साइन आई, तो हमने क्या लिख दिया, साइन आई, सॉरी हमने यहाँ पे म्यू टू लिख दिया था। अब यहाँ पे म्यू वन इंटू क्या होगा, साइन आर का वैल्यू कितना है, तो साइन आर कितना है, 90 डिग्री है, तो हमने 90 डिग्री लिखा। इधर क्या है, म्यू टू है, तो म्यू टू, साइन आई का वैल्यू कितना है, तो क्रांति कोण हो रहा है, तो यहाँ पे आईसी हो गया। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे देखिए म्यू वन इंटू साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, म्यू टू इंटू यहाँ पे क्या हो गया, साइन आईसी हो गया, क्या हो गया, साइन आईसी हो गया। तो बाबू एक बात बताइए कि ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये ऊपर में म्यू टू है, बटे में क्या होगा, म्यू वन हो जाएगा, ये म्यू टू है, ये भाग करेगा इधर आके, म्यू वन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, एक बचा हुआ है, और ये साइन आईसी क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आईसी जो होगा ये क्या करेगा, भाग करेगा, ये साइन आईसी जो क्या करेगा बाबू, भाग करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना बात बाबू बताइए, इतना बात आपको क्लियर, एक बार फटाफट से कमेंट करिए। यानी बाबू हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 म्यू टू, यानी माध्यम वन के सापेक्ष, माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम जो टू का अपर्तनांक है, ये कितना है बाबू, यहाँ पे याद रखना है 1 बटा में साइन आईसी। तो यही क्या होता है बाबू, यहीं पे ये यही जो होता है ना, क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच संबंध होता है ना। और यहाँ पे याद रखना है कि 1 म्यू टू, यानी माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपर्तनांक को हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू बटे में म्यू वन, और ये बराबर कितना होता है, 1 बटा में साइन आईसी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच हमारा संबंध हो जाएगा, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो कि आपके 2 नंबर में क्या होता है, पूछा जाता है। तो ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपका क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा, क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सा लिखना है क्या, कि सबसे पहले पूर्ण अंतर मतलब सॉरी क्रांति कोण क्या होता है, कि आपतन कोण का हवा मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अपवर्तन कोण हमने 90 डिग्री कर लिया। माना माध्यम वन है, माध्यम टू है, और माध्यम वन म्यू वन है, माध्यम टू म्यू टू है, तो लिखिएगा कि माना माध्यम वन तथा माध्यम टू का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू वन और म्यू टू है, और म्यू वन मतलब म्यू टू जो है म्यू वन की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम है। और लिखिएगा कि आपतन कोण के लिए क्रांति कोण क्या है, इसके लिए जो कोण बना रहा है आईसी, और बाबू अपवर्तन कोण के लिए क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे अपवर्तन कोण के लिए क्या हो जाएगा, तो अपवर्तन कोण के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन कोण के लिए कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण के लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, स्नेल के नियम से क्या करना है, प्रूफ कर देना है, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बाबू उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी गोले का एक भाग होता है जिसमें से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण प्राप्त होता है। उसके पहले हम थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।